तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ जो घटी हैं कुछ घटनाएं उन पर बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई है। ये जो सिफारिश है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के द्वारा की गई है। अब जो ये महाभियोग है, ये महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कैग और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके खिलाफ लाया जाता है। ये महाभियोग जो लाया जा रहा है ये दो आधारों पर लाया जाता है। एक आधार है साबित कदाचार और एक आधार है असमर्थता। यहाँ पर जो महाभियोग लाया जा रहा है इसका आधार है साबित कदाचार, यानी कि कदाचार के आधार पर यहाँ लाया जा रहा है। हमारे संविधान में 25 भाग हैं और 25 भागों में से जो 5वां भाग है उसके अनुच्छेद 124 खंड 4 में महाभियोग का प्रावधान, यानी कि महाभियोग किस प्रकार से चलाया जाएगा यहाँ बताया गया है। तो महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर लोकसभा में यहाँ प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों के द्वारा यहाँ प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उस सभा के सभापति को दिया जाएगा। और यदि यहाँ राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा यहाँ प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सभापति को दिया जाएगा। उसके बाद 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और एक कोई प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। ये समिति यहाँ जांच करती है कि जो प्रस्ताव है यहाँ सही है या नहीं। समिति अगर यहाँ प्रस्ताव सही मानती है तो उसके बाद ये सदनों में पास होता है। यहाँ प्रस्ताव जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा में पास किया जाएगा। इसके पास होने के लिए विशिष्ट बहुमत चाहिए होता है, विशेष प्रकार का बहुमत चाहिए होता है, यानी कि कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा मतदान करने वालों के उपस्थित भी हों और मतदान करने वालों के 2/3 भी यहाँ होना चाहिए। और अगर दोनों सदनों में यहाँ इस प्रकार से पास हो जाता है तो उसके बाद यहाँ राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति अगर इस पर हस्ताक्षर कर दें तो जिस पर भी महाभियोग चलाया जा रहा है वह पद से मुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया है। इसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारा जो देश है ये चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में जो नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया उन्होंने कि भाई हमारा देश जापान को पिछाड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये जो उन्होंने बताया ये IMF के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने बताया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि भाई अब हमारे जो आगे जो देश हैं वो हैं जर्मनी, चीन और अमेरिका, हमसे आगे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर हमारा देश ऐसे ही वृद्धि करता रहा तो जो जर्मनी की इकोनॉमी है अभी 4.9 ट्रिलियन डॉलर की, उसे भी हम 2028 तक पीछे कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन US डॉलर की है। अब देखिए ये जो हमने बताया कि भाई हमारा देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये हम GDP के आधार पर बताते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि GDP क्या होती है और हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी देश की GDP कितनी है। तो GDP का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की निश्चित अवधि में, आमतौर पर यह अवधि हम 1 साल लेते हैं, यानी कि 1 साल में देश के भीतर कुल पैदा हुए सभी सामानों, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं और सेवाओं का जो मूल्य है वो GDP को दर्शाता है।
ठीक है। इसमें सेवाओं का मतलब जैसे कि भाई शिक्षक है वो सेवाएं देता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सेवाएं देते हैं, इनमें सेवाओं का ये मतलब है। अब जीडीपी का मतलब तो ये है, लेकिन इसे ज्ञात कैसे करें? देखिए, इसको ज्ञात करने के 3 तरीके हैं, यानी कि 3 विधियां हैं। एक विधि है उत्पादन विधि, इसे कहा जाता है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, सेवा है, इनमें कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, उनका कुल मूल्य क्या है, ये देखा जाता है। जैसे एक फॉर्मूला है इसका, जीडीपी बराबर होता है कुल उत्पादन का मूल्य और उसमें से हम घटा देते हैं इनपुट लागत। यानी कि एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि मान लीजिए हमने बिस्किट का उत्पादन किया है और हमने उस उत्पादन में 1 लाख रुपए की बिस्किट बेच दी है। 1 लाख की बिस्किट हमने बेची हैं। अब इस 1 लाख की बिस्किट जो हमने बेची है, इसको बनाने के लिए 40,000 का आटा और अन्य सामग्री उपयोग में आई, तो कुल जीडीपी होगी हमारी 1 लाख में से हम इस 40,000 को घटा देंगे तो कुल जीडीपी आई 60,000 की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्पादन विधि है। अब दूसरी विधि है व्यय विधि, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। इस तरीके में क्या करते हैं कि जो देश के लोग हैं, सरकार है, कंपनियां हैं, इन्होंने कुल मिलाकर के खर्चा कितना किया है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जीडीपी बराबर सी यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिंग, उसमें प्लस जोड़ देते हैं हम, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट जो निवेश हुआ है, प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा यानी कि सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, और इसमें एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देंगे, जितना भी आएगा वो उस देश की जीडीपी कहलाएगी। उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो कंज्यूमर का जो खर्चा है वो 500 रुपये आया और जो इन्वेस्टमेंट है वो 300 रुपये का है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो 200 रुपये है, एक्सपोर्ट हमने 100 रुपये का किया है, इंपोर्ट हमने 50 रुपये का किया है। तो टोटल इस फॉर्मूले को अगर हम लगा कर देखें तो हमें 1050 रुपये मिलेगा। जो ये 1050 है ये टोटल जीडीपी है। ठीक है, अब एक अगली विधि है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या करते हैं कि इसमें हम देश के लोगों को मिलने वाली कुल आय को जोड़ देते हैं। जितनी भी आय देश के लोगों को हुई उसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है जिसमें हम देखिए करते हैं, जैसे मजदूरी हो गई, किराया है, ब्याज है, जो मुनाफा है, ठीक, और इसके साथ प्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा देते हैं। तो एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए 300 रुपये की मजदूरी हुई टोटल पूरे साल भर, इसमें हम जोड़ेंगे किराया 100 रुपये का और प्लस इसमें ब्याज हुआ 50 रुपये का। मान लीजिए 50 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मुनाफा हमें हुआ है 150 रुपये, हमें अप्रत्यक्ष कर दिया हमने 40 रुपये और सब्सिडी मिली हमको 10 रुपये की। तो टोटल हम अगर इस फॉर्मूले में रखें इसको तो 630 रुपये हो रहा है। तो इस विधि के हिसाब से 630 रुपये जीडीपी आएगी। तो ये 3 विधियां हैं जीडीपी ज्ञात करने की, लेकिन इन तीनों विधियों का परिणाम एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, भारत में ये जो जीडीपी ज्ञात करने का काम है ये एनएसओ का है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इस काम को करता है। अब देखिए हमारी इकोनॉमी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, इसका असर क्या होगा? इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेहतर जीवन स्तर होगा, कंज्यूमर की पावर बढ़ेगी, कंज्यूमर खरीदने की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है, आय का एक असमान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या होता है, और इसके साथ ही महंगाई भी बढ़ सकती है। ये जो 2 बड़ी चुनौतियां हैं जो सरकार को आने वाले समय में देखनी होगी। अब हम
बात करते हैं एक मिसाइल की, जो कि हाल ही में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई, जो कि भारत और रसिया के द्वारा मिलकर के बनाई गई है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस जो शब्द है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश और तिब्बत से होकर बहती है, और मॉस्कोवा नदी जो कि मॉस्को शहर से होकर बहती है, इन दोनों नदियों के नाम से ब्रह्मोस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज ऐसी मिसाइलें होती है जो सतह के करीब चलती हैं और इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी गति होने के कारण ये जल्दी से रडार के दायरे में नहीं आ पाती, यानी रडार से संसूचित नहीं होती हैं जल्दी से, जिस कारण से ये पकड़ में नहीं आती है। ये मिसाइल जैसे ही अपने टारगेट के समीप आती है, थोड़ी ऊपर उठती है और फिर उस पर डायरेक्ट हमला करती है। इसीलिए इनको क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल की जो परास है वो 280 किलोमीटर की है, और जो भार ले जाने की क्षमता है वो है 300 किलोग्राम की। इस मिसाइल की गति 3 मैक के आसपास है, यानी कि ध्वनि से लगभग 3 गुना ज़्यादा। ये मिसाइल हमारे थल सेना, जल सेना और वायु सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।